हेलो दोस्तों, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा आपके बहुत नज़दीक है। अब ज़रूरत है कि हमने जो भी पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करें। साथियों, उसी से संबंधित हम लगातार आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज उसी संदर्भ में हम एक इकोनॉमी के सेक्टर का एक टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, हरित क्रांति। साथियों, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमने इस पर फोकस किया है। आप इसे देखिए और हमें विश्वास है कि यहाँ से क्वेश्चन बने तो जरूर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। साथियों, बात हरित क्रांति की करें तो हरित क्रांति जो थी ये उस जमाने में आई भारत में जब प्रधानमंत्री आपके लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे। उसी समय मैं बताऊं आपको कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसके बाद सूखा पड़ा तो ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति और कमज़ोर हो गई और आपने देखा कि उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा भी दिया, जय जवान जय किसान का। उसी समय 67-68 में हमारे यहाँ डॉक्टर स्वामीनाथन जी के प्रयासों द्वारा आपके हरित क्रांति का प्रादुर्भाव भारत में हुआ। साथियों, हरित क्रांति के प्रादुर्भाव से कृषि तकनीकी तथा कृषि के बीज और उर्वरकों की स्थिति में लगातार समृद्धि हुई। इसी चीज़ों पर हम आज देखेंगे कि हरित क्रांति से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या बन सकते हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। साथियों, आइए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि क्या है और कौन सी चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण। साथियों, बात करें, पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के विश्व में शुरुआत की स्थिति पर बल या किसके माध्यम से विश्व में आपकी हरित क्रांति जो है वो प्रभाव में आई। साथियों, मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग साहब, ध्यान दीजिएगा साथियों, मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग साहब जो हैं, इन्हीं के प्रयासों द्वारा विश्व में कृषि क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। साथियों, इन्हीं के प्रयासों द्वारा हरित क्रांति के प्रभाव में आने के कारण इन्हें हम हरित क्रांति का जनक मानते हैं। साथियों, उसके बाद प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति शब्द जो है इसको किसने दिया, किसने इसको डिफाइन दिया किया, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, ध्यान दीजिएगा, विलियम गार्ड जो हैं, इन्होंने हरित क्रांति शब्द का, ये कह सकते हैं कि हरित क्रांति शब्द का नाम रखा। उसके बाद बात करें साथियों कि हरित क्रांति से संबंधित कुछ और भी नाम प्रचलित हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। साथियों, हरित क्रांति को कहा जाता है आगत क्रांति। ध्यान दीजिएगा साथियों, हरित क्रांति को हम आगत क्रांति भी कहते हैं। उसके बाद बात करें, हरित क्रांति को हम बीज, उर्वरक तथा सिंचाई क्रांति के रूप में भी जानते हैं। साथियों, अब अगर हमने नॉर्मन बोरलॉग साहब को विश्व के रूप में देखा तो अब हम ये भी तो जानें कि हिंदुस्तान में हरित क्रांति को लाने वाला व्यक्ति कौन है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरित क्रांति 1966 में भारत में आई और इसे लाने का श्रेय जो है वो डॉक्टर स्वामीनाथन को जाता है। साथियों, डॉक्टर स्वामीनाथन को ही यहाँ हरित क्रांति को लाने के कारण हम उन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक मानते हैं। साथियों, ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रश्न बनता है कि भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों कि भारतीय हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है, डॉक्टर स्वामीनाथन साहब। उसके बाद बात करें साथियों कि हरित क्रांति जो है वो शुरू कैसे हुई, तो ये 2 चरणों में शुरू होती है। साथियों, एक यहाँ आप देखते हैं कि 67-68 में शुरू होती है हरित क्रांति, और अगर बात द्वितीय चरण की करें तो इसके द्वितीय चरण की जो बात शुरुआत की बात होती है तो वो साथियों देखेंगे आप, वो
83-84 में होती है। साथियों इसका प्रथम चरण जो है वो 66-67 है और द्वितीय चरण जो होता है वो 83-84। बात करें साथियों कि हरित क्रांति प्रथम चरण में जो लागू होती है वो कौन कौन से क्षेत्र में होती है, अर्थात कौन कौन से प्रदेश में होती है। तो साथियों प्रथम चरण में जो हरित क्रांति आपकी लागू होती है वो पंजाब में, हरियाणा में और आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब मेरठ आगरा साइड जो है वहाँ जो है आपकी हरित क्रांति प्रभाव में आती है। ध्यान रखिएगा साथियों, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में आपका हरित क्रांति जो है वो प्रभाव में आता है। उसके बाद दूसरे चरण की बात करें कि दूसरे चरण में हरित क्रांति आपकी कहाँ प्रभावी हुई, अर्थात 83-84 में। तो वो क्षेत्र जो था साथियों ये इधर आ जाता है आपका क्या नाम है, पश्चिम पूर्वी दिशा में, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और आपका जो पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे गाजीपुर, बलिया, मऊ देख लेते हैं आप। तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर दूसरे चरण की जो हरित क्रांति का प्रभाव जो है वो अधिक रूप में पाया गया साथियों। उसके बाद प्रश्न बनता है साथियों कि हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर सर्वाधिक था। ध्यान दीजिएगा साथियों कि हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर सर्वाधिक था। तो वो जो फसलें थी वो सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर था और उसके बाद जिस पर प्रभाव था वो दूसरी फसल धान थी। साथियों ध्यान रखिएगा कि पहली फसल जो थी वो गेहूं थी और दूसरी फसल जो थी वो धान थी। आइए आगे देख लेते हैं कि अच्छा दूसरी एक बात ये है कि जब हरित क्रांति प्रभाव में आई तो उस समय जो कृषि और उद्योग था, भाई जब आप देखेंगे कि कृषि में पैदावार बढ़ेगी तो उद्योग भी अपने आप में अग्रसित होगा। तो वही चीज़ें थी कि जब हरित क्रांति आई तो कृषि और उद्योग में एक घनिष्ठ संबंध की स्थिति बन गई, अर्थात दोनों एक दूसरों के पूरक की स्थिति। इसलिए चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट सी हो जाती हैं कि हाँ जब कृषि बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उद्योग जो है वो आगे की ओर अग्रसित होगा। उसके बाद देख लेते हैं साथियों कि जब हरित क्रांति आई तो सीधी सी बात है कि देखा जा रहा है कि धान की खेती में उन्नति हो रही है, आपकी गेहूं की खेती में उन्नति हो रही। तो जब ऐसी उन्नतियां हो रही हैं तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इससे लाभ क्या था। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लेते हैं कि हरित क्रांति से हमें लाभ कौन कौन सा मिला है। तो आइए साथियों देख लेते हैं। हरित क्रांति के लागू होने से साथियों भारत में लाभ की चर्चा करें तो आप देखेंगे कि रासायनिक उर्वरक मिलने लगे। जैसे पहले क्या होता था कि जैविक खाद जो होती थी गाय के गोबर से, या देखते हैं आप कि कुछ और भी जैसे पत्ती वगैरह इसे सड़ा करके लोग कंपोस्ट वर्मी खाद उर्वरक तैयार किया करते थे। तो उससे जो था उतना उस लेवल की पैदावार नहीं हो पाती थी जिस लेवल पर हम लोग रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके पैदावार ले पाए। उसके बाद आप देखेंगे हरित क्रांति के प्रभाव में आने से उन्नतशील बीज मिलने लगी हमें। और नहीं तो पहले क्या था कि वही एक साल बोते थे, एक साल जो बीज बो देते थे वो 3-3, 4-4 साल तक लगातार बोते रहते थे, जिससे पैदावार में निरंतर कमी होती रहती थी। उसके बाद बात करें कीटनाशक का प्रयोग बढ़ा साथियों। इसके साथ ही आगे देखेंगे आप बहुफसली कार्यक्रम विकसित हुए। बहुफसली कार्यक्रम से तात्पर्य ये है साथियों कि मान लीजिए कोई फसल बो दी गई है, जैसे मान लीजिए कि अरहर की फसल बो दी गई है तो अरहर के फसल के साथ साथ आप उसी में और भी चीज़ें जैसे मूंग वगैरह बो लेते हैं। उसके बाद बात करें गेहूं की फसल, तो गेहूं के फसल के साथ साथ आप देखते हैं कि सरसों की फसल बो दी जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुफसली कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जल संसाधन प्रबंधन विकसित हुआ। जल संसाधन प्रबंधन विकसित होने से कृषि जो है वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर नहीं रह गई। नहीं तो पहले जो था वो केवल और केवल प्रकृति पर ही निर्भर हो गई रहती थी। अच्छा, हरित क्रांति के प्रभाव से आप देखेंगे नलकूपों की व्यवस्था हो गई, कुछ स्प्रिंकलिंग सिंचाई की भी व्यवस्था हो गई, ये चीज़ें विकसित हुई हैं।
उसके बाद आप देखेंगे यंत्रीकरण। साथियों पहले क्या था कि जुताई की व्यवस्था जो थी वो बैलों द्वारा हुआ करती थी, या किसान फावड़ा कुदाल से गुड़ाई करते थे। लेकिन जब यंत्रीकरण हुआ हरित क्रांति के प्रभाव से, तो आप देखते हैं ट्रैक्टर वगैरह आ गए, जिससे खेती जो है वो आसान होने लगी। तो ये चीज़ें जो हैं साथियों हरित क्रांति की बातें हैं। आगे देख लीजिए और क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हरित क्रांति जो है इसे एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है साथियों कि हरित क्रांति जो है इसे नई कृषि युक्ति भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रश्न बन सकता है कि इसे नई कृषि युक्ति भी कहते हैं। साथियों जो मैटर्स हमने आपके लिए तैयार किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। चीज़ें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को साथियों, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए। आगे साथियों बात करते हैं, देखिए कि कौन कौन सी हरित क्रांति की मुख्य फसलें थी। जैसे आपने पहले देखा था कि सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन कौन सी फसल इससे हुई थी, तो वो धान और गेहूँ थी। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से फसलें आती थी वो साथियों 5 थी, केवल 2 ही नहीं। तो हम पाँचों को देख लेते हैं कि पहले तो आपने धान और गेहूँ को देख लिया था। उसके बाद जो फसलें थी साथियों वो ज्वार था, मक्का था और बाजरा था। ज्वार मक्का बाजरा जो था ये भी धान और गेहूं के साथ प्रभावी रूप से विकसित हुआ था। इनके भी उत्पादन में अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद साथियों ये थे आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हरित क्रांति से बन सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे वो हम आपके लिए कलेक्ट करके आपके रिवीजन में जो सहायता कर सके हम उसी को कलेक्ट किए थे साथियों। इसे आप रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो निश्चित रूप से विश्वास कीजिए कि यहाँ से इतने से ही ये जो मैटर्स हैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी साथियों अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो चैनल को वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा साथियों हमसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद साथियों।